बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के लिए समझौता किया है। इसके तहत यूपी के छात्र जापान में ट्रेनिंग लेंगे। सीएम ने यूपी के प्रोएक्टिव गवर्नेंस मॉडल और रोबोटिक्स में निवेश की संभावनाओं को दुनिया के सामने यामानाशी में मुख्यमंत्री ने वैश्विक उद्योगपतियों और संबोधित करते हुए प्रदेश के गवर्नेंस मॉडल में आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्यशैली को रिएक्टिवेट से बदलकर प्रोएक्टिव बनाया है। वहीं आपको बता दें, पहले सरकारें समस्याओं पर केवल प्रतिक्रिया देती थी, लेकिन अब सरकार भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को पहचानकर पहले ही सक्रिय कदम उठाती है। यही कारण है कि आज यूपी भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। नागासाकी, माननीय उपराज्यपाल श्री चुनेची इशिदेस, यामानाशी प्रांत के हमारे सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उद्योग मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, जापान में भारत की राजदूत सुश्री नगमा मलिक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, भारतीय समुदाय से जुड़े हुए हमारे सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले यामानाशी केन के माननीय राज्यपाल और उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने मुझे और मेरे सभी सहयोगियों को यामानाशी प्रांत को नजदीक से देखने, जानने और आप सबके साथ संवाद करने का अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जैसे प्रकृति की अत्यंत कृपा जापान के यामानाशी प्रांत पर है, इसी प्रकार की असीम कृपा प्रकृति की उत्तर प्रदेश पर भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, भारत का सर्वाधिक जल संसाधन, भारत की सबसे बड़ी आबादी और अगर कहें तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। इन सभी सुविधाओं से संपन्न होने का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने अपनी उत्तर प्रदेश की नीतियों को रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनाया है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में, वहां की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की।
आज प्रत्येक क्षेत्र में एक सही दिशा में भारत की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन जितना बड़ा राज्य है, जितनी संभावनाएं हैं, उतनी ही चुनौतियां भी सामने आती हैं और उन चुनौतियों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग एक बड़े डेलीगेशन के साथ जापान की यात्रा में आए हैं। दिसंबर 2024 में यामानाशी के माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश की यात्रा में आए थे और उस समय उन्होंने जो बातें यहां हमारे सामने वहां पर रखी थी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने लगातार इसको फॉलो अप किया, इसके लिए पत्र भेजे, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहां के उपराज्यपाल महोदय को भी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर भेजा। उत्तर प्रदेश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, बिजनेस डेलीगेशन यहां की यात्रा पर आया था। उन्होंने अवलोकन करने के बाद फिर वहां की पूरी रिपोर्ट भी हम सबके सामने प्रस्तुत की और जिसका परिणाम है कि आज यामानाशी के माननीय राज्यपाल के आमंत्रण पर हम सब यामानाशी पे पहुंच करके हम लोगों ने यहां की स्थिति को देखा है, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को देखा है और इस तकनीक के बारे में आज उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थान से जुड़े हुए छात्र यहां पर इस तकनीक का प्रशिक्षण भी लेंगे और प्रशिक्षण के साथ इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे और इस तकनीक को हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है और मैं इस तकनीक के लिए यामानाशी के माननीय राज्यपाल और यहां के हाइड्रोजन ऊर्जा से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं, उनका और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, जीवन में प्रोएक्टिव रोल का क्या महत्व होता है, ये हम इस बात को देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। हम लोग कल टोक्यो में आए थे, हमने कई वहां पे G2B मीटिंग्स की। G2G स्तर पर हमारे भारत के माननीय राजदूत ने भी अनेक बैठकों का आयोजन करवाया था। अनेक बिजनेस डेलीगेशन के साथ हमारी मुलाकात भी हुई और यामानाशी के माननीय राज्यपाल ने भी अनेक G2B स्तर की और G2G स्तर की बैठकों को हमारे साथ वहां पे करवा करके हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोएक्टिव होकर के उन्होंने स्वयं इस पहल को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन तिथि का भी महत्व होता है। आज 26 फरवरी है, 26 भी है और महीना दूसरा है और 2026 भी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो दोनों मिलकर के 8-8 अंक होता है। ये दोनों चीजें दिखाती है कि हमारी पहल एक सकारात्मक है, आगे बढ़ रही है। भारत और जापान के संबंधों को ये दोनों महत्वपूर्ण प्रांत
मिलकर के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। और उस पहल के लिए मैं यामानाशी के माननीय राज्यपाल का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर अवश्य जो अन्य जिज्ञासाएं हमारी थी, जैसे आज अभी इसके उपरांत हम लोगों को यहां की सेमी स्पीड ट्रेन की राइडिंग का भी एक अवसर हमारी डेलीगेशन को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो, जापान में भारतीय समुदाय और जापानी उद्योगपतियों के साथ एक भव्य कार्यक्रम में मुलाकात की। उन्होंने यूपी में निवेश के लिए रोड शो किया और बुलडोजर छवि की तारीफ की गई। इसके साथ ही जापान भारत औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं जापानी बच्चों को तिरंगा भेंट किया। रामचंद्र भगवान की जापान में रह रहे भारतीय समुदाय से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों के साथ आज हम सब उत्तर प्रदेश से आए हुए मेरे डेलीगेशन के साथियों ने इस सांस्कृतिक संध्या और संवाद के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर दिया है। मैं सबसे पहले जापान में भारतीय राजदूत सुश्री नगमा मलिक जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह अवसर हम सबके को प्रदान किया है कि जापान के अंदर रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ हम इस सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में सहभागी बनकर के संवाद कर सकें। मेरे साथ आए हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। यानी उस प्रतिभा को उन्होंने यहां पे व्यक्त किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सचमुच बहुत मुझे अच्छा लगा कि देखिए बेटियां इतना अच्छा प्रस्तुति कर रही हैं। लेकिन उसमें एक भी पुरुष नहीं था। लेकिन एक अच्छी प्रस्तुति थी जहां पे काशी की सांस्कृतिक विधा, वहां की शास्त्रीय संगीत की विधा को पहले यहां पे मंचन दिया गया, फिर उत्तराखंड की जागर प्रथा को उस बेटी ने नंदा देवी के गाथा को उस जागर प्रथा के माध्यम से कितनी तेजस्विता के साथ प्रस्तुत किया और क्या शानदार प्रस्तुति थी। और अंत में कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में राम मंदिर बनने की उत्सुकता के फलस्वरूप उत्साहित न हो। हम लोग जापान में हैं, याद रखना यह एक संजोग ही है। जब जापान की हम बात करते हैं तो जापान सन ऑफ लैंड है। सूर्य की पहली किरण इस पावन धरा पर पड़ती है और भारत सन ऑफ सन है।
आप देखें किस रूप में एक दूसरे को जोड़ता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। कोई भी अवतार होता है वह उस समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करता है, जो समाज की आवश्यकता होती है, और फिर अपनी लीला को विराम देकर के अपने धाम को वापस प्रस्थान कर जाता है। भगवान श्री विष्णु के जो अवतार अब तक हुए हैं, उन सबको अलग अलग पर्व और त्योहारों के माध्यम से हम लोग मनाते आए हैं। अभी मार्च प्रथम सप्ताह में होली आएगी। होली के अवसर पर हम लोग नरसिंह अवतार को पूछते हैं। उनकी, ये भी भगवान विष्णु का एक अवतार है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कैसे नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। अलग अलग समय में उन अवतारों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उस समय की मानवता को एक नया मार्ग प्रशस्त किया, और अगर कह सकें कि मानव जाति के विकास की क्रमिक यात्रा का प्रतिनिधित्व और उसका मार्ग प्रदाता ये सब अवतार रहे हैं। राम राज्य की अवधारणा जब हम करते हैं तो राम राज्य वास्तव में हमारी भारतीय परंपरा ने, सनातन धर्म की परंपरा ने धर्म को केवल उपासना विधि तक नहीं जोड़ा है, इसे अपने कर्तव्यों के साथ जोड़ा है, इसको एक जीवन पद्धति के रूप में अंगीकार किया है, इसको वे ऑफ लाइफ माना है, जो जीने की पद्धति है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए नैतिक मूल्यों के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने से बड़ों के प्रति और जिस धरती पर रहें उस धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की प्रेरणा प्रदान करती हो। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही हमारा धर्म है, और हर भारतीय अपने इस धर्म का पालन जहां भी रहता है वह करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान में रह करके आप सब यहां के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक विरासत को भी, सांस्कृतिक विरासत को भी संजो करके रख करके विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी एकजुट होकर के इन कार्यक्रमों को मनाते हैं, उनका आयोजन करते हैं। मैं भी देख रहा था, यहां पे उत्तर प्रदेश दिवस का भी कार्यक्रम हुआ। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर हर राज्य से कहा गया कि वे अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करें। उन आयोजनों के माध्यम से अपने राज्य के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की शपथ भी लें। कुछ नयापन उस अवसर पर एक नए संकल्प के रूप में आना चाहिए। पर्व और त्योहार भी उसी संकल्प के प्रतीक होते हैं। भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या फिर उन सभी अवतारों की परंपरा जो हमें एक प्रेरणा देती है, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि हम सब उन मूल्यों को जिएं, उसके अनुरूप आचरण करें, उसके अनुरूप आगे बढ़ें, और वही प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर ये पर्व और त्योहार हमें प्रदान करते हैं, जो कभी कभी आते हैं। और आपने देखा होगा, दीपावली देश में, दुनिया में मनाई जा रही थी, लेकिन जिस अयोध्या से शुरुआत हुई थी 2017 के पहले वहां दीपावली नहीं मनाई जाती थी।
2017 में जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो उस समय हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अवनीश अवस्थी जी थे। मैंने इनसे कहा कि भाई जाके अयोध्या देखो क्या होता है, कार्यक्रम कुछ होता है कि नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं होता है। मैंने कहा वहां कोई आयोजन तो होता होगा, पता लगा नहीं। तो मैंने कहा दीपोत्सव का कार्यक्रम करो। आज आप देखते होंगे अयोध्या का दीपोत्सव, लाखों दीपक जलते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर पहले वर्ष जब हमने दीपक जलवाने प्रज्वलित करने की कार्यक्रम आगे बढ़ाया, हमें 51,000 दीपक नहीं मिले थे अयोध्या के आसपास। पूरे प्रदेश भर से हमने 51,000 दीपक इकट्ठे किए थे और आज हम वहां पे 25 से लेकर 30 लाख दीपक एक साथ प्रज्वलित करते हैं। उसी अयोध्या में बनते हैं। इनोवेशन हो रहा है, लोगों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ रही है, लोग उसके प्रति जगे हैं, आगे बढ़े हैं। ये भाव लोगों के मन में एक नया आकर्षण पैदा करता है। आपने देखा होगा गत वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ कितना भव्य और दिव्य था। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे। आप सोचो 66 करोड़, दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं है। यानी भारत और चीन को छोड़ दें तो किसी की आबादी भी 66 करोड़ नहीं है। उतने लोग आए और पूरे वर्ष भर में उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के विभिन्न धर्मस्थलों की यात्रा किया। प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बौद्ध तीर्थ स्थल, सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल, अन्य सभी तीर्थ स्थलों में, और उन तीर्थ स्थलों के विकास के लिए भी हम लोगों ने उसी प्रकार की कार्य योजना बनाई। क्योंकि विरासत पर गौरव की अनुभूति करके ही कोई समाज आगे बढ़ सकता है, और विरासत पर गौरव की अनुभूति ही कृतज्ञता ज्ञापन का है अपने पूर्वजों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति। जिस धरती के अंदर हम रह रहे हैं उस धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का ये भाव, यही हमें कर्तव्य बोध के साथ जोड़ता है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हमीरपुर में सदर विधायक यमुना और बेतवा नदी पर निर्माणाधीन बाईपास के पुलों का निरीक्षण किया है, जहां विधायक ने पुलों के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। साथ ही सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को समय पर पुलों और अप्रोच मार्ग का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि विधायक ने जून माह तक बेतवा नदी के एक पुल का काम पूरा कर चालू करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कार्यदायी संस्था को काम पूरा करने पर हुई देरी को लेकर जारी किए गए नोटिस की भी जानकारी दी है। वहीं निर्धारित डेडलाइन काम पूरा न करने पर मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करने की चेतावनी दी है। कि बेतवा और यमुना में काफी लंबे समय से डबल पुल दोनों नदियों में बने थे और लंबा चूंकि उसका समय हो गया था, तो अभी बीच में ये विषय विधानसभा में भी आया था। उसी को देखने आए थे कि इस पे क्या संभावना है, कितनी जल्दी इसका काम पूरा हो सकता है। किस तरीके की परिस्थितियां मिली, कब तक ये पल चालू होगा? विभागीय अधिकारी हैं, इसमें पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन के लोग भी मौके पर हैं। और जो बेतवा का पुल है पहला वाला, उसके लिए कमिटमेंट ऐसा अभी तक किया गया है कि जून के आखिरी में उसको पूरा कर लेंगे। और जो यमुना को जोड़ने के लिए हम लोग, क्योंकि बरसात में काफी समस्याएं होती हैं, तो ऐसा है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हम एक लाइन इसकी पूरी चलाने में कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि काफी लंबा समय बीत गया, क्या खामियां नहीं, किन कारणों के चलते इन पुलों के निर्माण में देरी हुई? असल में जब ये पुल सैंक्शन किया गया उस समय बिना अलाइनमेंट के, बिना किसी तैयारी के, बिना बजट के इसको घोषित कर दिया गया था। पहले ये 1700 लाख मतलब 170 करोड़ के आसपास का इसका प्रोजेक्ट था और उसके अगेंस्ट मात्र 41 लाख रुपए तत्कालीन सरकार ने जारी किया था। मतलब पूरी तरीके से मूर्ख बनाने का काम लोगों ने किया था। देन फिर कोविड आ गया,
फिर कुछ ऐसी गाइडलाइंस आई कि ये पानी का परिवहन भी यहाँ बन सकता है, तो पूरा डिजाइन बदल गया। ये सारे कारण रहे जिसके कारण से देरी हुई है, और अब हमें लगता है कि तेज गति से ये काम पूरा होगा। लगभग कितने % काम पूरा हो चुका दोनों पुलों का? परसेंटेज का हम टेक्निकल आदमी नहीं है, लेकिन जो अर्थ वर्क है वो लगभग पूरा दिखाई दे रहा है, कोठियां पूरी दिखाई दे रही हैं। बेतुआ में लॉन्चिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। एक लाइन का जो अप्रोचेज है, उसको अप्रोच बनना है, और अप्रोच वहां बन करके जो इनका लॉन्चर है यहाँ शिफ्ट होने वाला है, तो ये भी काम पूरा होगा। क्या लगता है आपको कि इस पुलों के निर्माण में विभागों द्वारा लापरवाही बरती गई है समय को लेकर? समय को लेकर के जहां तक बात है, क्योंकि बार बार डिजाइन बदली गई समय के हिसाब से, तो डिजाइन जब परिवर्तित होती है तो तकनीकी तमाम सारी चीजें इंटरव्यू होती हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।